वो आजकल के स्टूडेंट्स हैं यूके जाना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। आप में और वहाँ पे कोई भी अगर कोई गैर कानूनी रह रहा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो आप इतने सारे पैसे खर्च करके आप वर्क परमिट पे वहाँ पे जाते हैं। क्या एक डिग्री मैटर करती है? क्योंकि यूके में मैंने सुना है कि मैनेजेरियल जो काम होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो 30 लाख से ज़्यादा बनती है। ऐसे ही तो वो 30 लाख अगर आप शुरू में इन्वेस्ट करके चले जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आजकल जो हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा इशू है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है वो ये है कि यूके में स्टडी वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाए। एजेंट्स हैं, कुछ अच्छे निकलते हैं, कुछ बुरे निकलते हैं। उस हवाले से हम किस तरह पता लगा सकते हैं, उन चीज़ों के हवाले से किस तरह पता लगा सकते हैं। और जो स्पेशली यूके में जाके लोगों को एक जॉबलेस हो जाते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, डिग्री का इशू है कि क्या इशू है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज इमरान साजिद साहब से, जो कि CEO हैं यूके EC पाकिस्तान के। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि यूके के तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये डील करते हैं, उनमें क्या क्या स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं और किस तरह वो अपनी CVs को और वीज़ा को और या आगे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हो उसको बेहतर बना सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए मिलते हैं इमरान साजिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू कासिम शाह फाउंडेशन। सर आज जो आपके साथ हमारा एक टॉपिक है वो पूरे मुल्क का मुद्दा है। जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं यूके जाना चाह रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। तो पहले तो मैं पूछना यही चाहूँगा कि यूके में बेस्ट वे क्या है जाने का? यूके जाने के तो बहुत सारे मुख्तलिफ वेज़ हैं। लोग जो है वो तो डंकी लगा के भी जाते हैं और वर्क परमिट्स पे भी जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट वे है वो यंगस्टर्स के लिए, यूथ पाकिस्तान में ज़्यादा है तो उसके लिए जो है वो स्टूडेंट का रूट जो है वो सबसे बेहतर है। सर स्टडी क्यों? मतलब कि स्पॉन्सर वीज़ा तो भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी जा सकते हैं, तो स्टडी ही क्यों? अच्छा, उसमें यह है कि जो स्पॉन्सर वीज़ा है जिसका आमतौर पे उसको वर्क परमिट कहा जाता है पाकिस्तान में। जी। तो मैं क्योंकि दोनों जगहों को जो है वो अच्छे तरीके से जानता हूँ, यूके को ख़ास करके क्योंकि मैं वहाँ पे 95 से रह रहा हूँ, तो 28-29 साल वहाँ पे हो गए रहते हुए। तो जिस हालत में मैं यहाँ से पाकिस्तान से या बाकी मुल्कों से जो वर्क परमिट्स पे लोग जाते हैं वहाँ पे जी, उनकी जो मैं वहाँ पे हालतें देखता हूँ तो वो जो है वो ठीक नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वर्क परमिट्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 99% केसेस में वो ऐसे वर्क परमिट्स होते हैं जो आपको इंग्लैंड ले तो जाते हैं लेकिन आपके लिए वहाँ पे ना उस कंपनी में जॉब होती है। तो आप में और वहाँ पे कोई भी अगर कोई गैर कानूनी रह रहा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो आप इतने सारे पैसे खर्च करके आप वर्क परमिट पे वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाके वो चीज़ मिलती नहीं जिसके लिए आप जाते हैं। सर ये किसका कसूर होता है? हमारे लोगों का कसूर है कि एजेंट का कसूर है? ये वाला बुनियादी तौर पे तो लाइल्मी है लोगों को। एजेंट्स का कसूर तो ऑटोमेटिकली है ही कि वो उस चीज़ को जो है वो ईमानदारी के साथ कर ही नहीं रहे। वो लोगों को जो है वो झूठ पे मबनी बात करते हैं कि जी आप जाइए, आपकी फैमिली भी जाएगी और वहाँ पे जाके आपके लिए जॉब अवेलेबल होगी, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। फ्यूचर सिक्योर। लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ पे जिन कंपनीज़ के वर्क परमिट्स आमतौर पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें जॉब्स नहीं हैं। अच्छा। तो मैं स्टूडेंट पे ज़ोर इस वजह से देता हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट जब जाते हैं, आप उस मुल्क में जाते हैं, उस मुल्क का हिस्सा बनते हैं, तो आपको वहाँ पे मौजूद रह के ना तो वर्क परमिट शायद सस्ता मिलेगा बल्कि हो सकता है कि आपको कोई पैसे भी ना देने पड़े। अच्छा, यूके में रहते हुए? यूके में रहते हुए, क्योंकि और फिर यह है कि आप अपनी शॉप अराउंड करके आप अपने स्किल सेट के मुताबिक, अपनी जो काबिलियत के मुताबिक जो है वो आप खुद से वर्क परमिट जो है वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। और तो आमतौर पे पाकिस्तान में मैंने देखा है 20 से 25 हज़ार पाउंड के इक्विवेलेंट जो है वो वर्क परमिट के लिए चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो हो सकता है आपको 5,000 में मिल जाए या हो सकता है आपको कोई भी पैसे चार्ज ना हो। सर मैं स्टडी पे तो आना चाहूँगा, लेकिन जब एजेंट की बात शुरू हो गई है तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई सिलेक्शन के लिए जाता है तो किस तरह पता लगेगा कि ये राइट डिसीजन है एजेंट को मिलने का या कंसल्ट करने का, कि ये रेड फ्लैग है? सबसे पहले तो बात यह है कि आपने
किसी भी एजेंट को जो है वो देखना है कि क्या वो उस यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, क्या उनका वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। ओके। तो अब उसको आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के बड़े आसान से तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एजेंट का सेक्शन होता है। अच्छा। कि आपके कंट्री में कौन कौन से अप्रूव्ड एजेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके तो वो देख लीजिए कि जिस कंपनी में आप बैठे हुए हैं क्या वो उस लिस्ट में है या नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत सारी यानी चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो कि ये उनके वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। और एक सिंगल एक वन लाइनर ईमेल है उनके, वो आपको अलॉट करते हैं सर? जी जी जी, वो आप उनको यानी आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनका एडमिशन्स का आप ईमेल एड्रेस देखिए जो यूनिवर्सिटी का है, तो आप उनको कांटेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी ABC कंसल्टेंट्स जो भी है क्या वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं है। एक तो ये है। और दूसरा जो है वो यानी अगर वो नहीं है तो फिर आपको वो रेड फ्लैग है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपने उनको पैसे नहीं देने जो एजेंट है, तो जो आपकी फ़ी है वो आप जाके डायरेक्टली ये बैंक जाते हैं और जाके आप अपनी फ़ी ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, कुछ भी मसला होता है, आपका माइंड चेंज हो जाता है, तो वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आएंगे। तो जो एजेंट को पैसे आपने दिए हैं कैश की सूरत में कि मेरे बिहाफ पे फ़ी जमा करा दें, तो वो आपको पता है कि वो शायद ना मिले। सही। सर स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और क्या मिस्टेक्स होती हैं उनकी कि जिनकी वजह से उनको जॉब मिलने में मुश्किलात होती हैं, या कोई भी किसी हवाले से जो उनका फ्यूचर होता है उसकी ओर नहीं रहता? बस अपनी मैं मार लें किसी तरीके से। पाकिस्तान में जो है वो जाने से पहले अपनी तैयारी करके जाएं। किस तरह की सर? वो एक तो ये है कि वो ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अपना जो CV पाकिस्तान में चलता है वो वहाँ पे नहीं चलता। सही। तो आप कोई ना कोई ट्रेनिंग लेके जाएं, ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ से जिनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे हैं। तो वो मुख्तलिफ़ तरह की कोर्सेज हो सकते हैं, यानी अपने आप को स्किल्ड करके जाएं। सही। तो अगर आपके पास कुछ स्किल नहीं है और आप वैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो जाके ऑटोमेटिकली वहाँ पे मसाइल आएंगे। सर किस तरह की स्किल्स आप अगर रिकमेंड करते हैं हमारी ऑडियंस को? कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है जी, जैसे कि आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख लें, आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लीजिए, प्लम्बर का कर लीजिए, इस तरह के आपके हॉस्पिटैलिटी के, आपके शेफ़ के कोर्सेज हैं। यानी जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई मीन फूड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं, तो आपने वहाँ पे जाके अगर वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना है तो उसके लिए यहाँ से तैयारी करके जाएं। अच्छा। तो यानी इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जो कि अवेलेबल इमीडिएटली जाके हो सकती हैं अगर उनकी तैयारी यहाँ पे करके जाया जाए तो वहाँ पे मुश्किलात कम आएंगी। दूसरी बात यह है कि यानी हम लोग आमतौर पे एक चीज़ और करते हैं कि जब वहाँ पे जाते हैं तो जाके जॉब तलाश करना शुरू करते हैं। तो बजाय इसके कि आप जाके जॉब तलाश करें, आप ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए जब आप अपना वीज़ा का प्रोसेस कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी तलाश जारी करें। सही ना? तो छोटी सी बात है कि फॉर एग्जांपल आपके CV के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं तो आपको UK की सिम मिल जाती है। आप अपने CV पे UK की सिम डालिए, उसका नंबर लिखिए और यहाँ से आप जाने से पहले ही जो है वो जॉब्स एक्सप्लोर करना शुरू करें, प्रोवाइड करना शुरू कर दें। सर क्या एक डिग्री मैटर करती है? क्योंकि यूके में मैंने सुना है कि मैनेजेरियल जो काम होते हैं ना उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्रिएटिव जिस तरह के काम होते हैं वहाँ पे लोहा अपना मनवाना पड़ता है, अपने आप को मनवाना पड़ता है, लेकिन जो मैनेजेरियल है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उसकी ज़्यादा है। क्या ये राइट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ तो हर तरह के फील्ड में अवेलेबल हैं।
मैनेजमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो एज अ स्टूडेंट जो है वो अपना जब ड्यूरिंग स्टडी तो उनको मैनेजमेंट की जॉब्स जो है वो मुश्किल से मिलें, तो उनको क्योंकि पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है तो उनको सर्टन जॉब्स करना पड़ती हैं। तो जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, और इसमें बुनियादी बात यह है कि अगर वो पढ़ के करते हैं, है ना, तो वो अगर सही तरीके से पढ़ के अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो यस, फिर उनकी सर कोई स्पेसिफिक फील्ड होती है इनकी डिग्री की कि कोई राइट डिग्री होती है तो ही आगे मतलब कि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएं आपकी जॉब की, या कोई रॉन्ग साइड अगर आप हो कि वहाँ पे डिग्री का कोई काम ही नहीं था उस तरह की, मतलब इतना फ्यूचर नहीं था इस डिग्री का, और हम अगर उस डिग्री में जाके अप्लाई कर दें वहाँ पे तो मे बी कोई इशू आ सकता है स्टूडेंट को। डिग्री मैटर करती है आपकी वहाँ पे? डिग्री सर्टन केसेस में तो मैटर करती है। फॉर एग्जांपल आईटी हो गया या आपकी साइंसेज हो गई, तो उसमें डिग्री डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती। लेकिन एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ज़्यादातर आपके स्किल सेट को ओवरऑल देखते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी डिग्रीज जो हैं आप वो ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, तो एम्प्लॉयर्स आर विलिंग टू ट्रेन यू अगर आप में ओवरऑल जो है वो आपकी यानी एज अ पर्सन यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड द राइट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, तो दे आर विलिंग टू ट्रेन यू। तो इसमें इन सर्टन केसेस तो मैटर करती है, लेकिन एवरी केस में नहीं है। सर हमें अक्सर लगता है कि जो बाहर जाना है वो सिर्फ अमीरों का खेल है, तो क्या कोई जो मतलब कि मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास बंदा हो और अगर बाहर जाना चाह रहा हो स्टडी के लिए, क्या उसके लिए कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं? मेरा ख्याल है कि यानी जितने के पैसे लगते हैं शुरू में यूके जाने के लिए, यानी अगर किसी का बजट 30 लाख के करीब है तो मेरे ख्याल उसमें 30 लाख के 30 लाख के राउंड अबाउट है। नहीं, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा कोर्स स्टडी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ऑन एवरेज 30 लाख तकरीबन एक ऐसी अमाउंट है कि जिसकी बेस पे आप जो है वो स्टडी के लिए जा सकते हैं। सर एक वैसे सवाल है कि जो गाँव से आया हुआ बंदा होता है उसको लाहौर में या किसी भी बड़े शहर में डिग्री करनी चाहिए या तो उसको यूके के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या दोनों में फ़र्क होगा उसके लिए? देखिए जी, इस पे हमने ना बहुत सारी मैथमेटिकल जो है वो कैलकुलेशंस की हैं, और ऐसा स्टूडेंट जो कि लाहौर से बाहर का है और वो आके हॉस्टल में रहता है लाहौर में और 4 साल की डिग्री है, वेयर एज यूके में 3 साल की डिग्री है, तो जितने के पैसे उसके 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के लिए लगते हैं इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, फूड, आना जाना, इन केस अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं है किसी हवाले से भी, हाँ जी, तो उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, वो 20 लाख के राउंड अबाउट तो है ही है। मेरा ख्याल है इन सर्टन केसेस इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं अगर आप ट्रैवल और मिलना मिलाना और सारा कुछ उसको आप कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो 30 लाख से ज़्यादा बनती है। ऐसे ही तो वो 30 लाख अगर आप शुरू में इन्वेस्ट करके चले जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं कि आप खुद अपना जाके कमाते हैं और उसी में से अपनी फ़ी मैनेज करते हैं और बेहतर डिग्री लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हैं, अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को बेहतर बनाते हैं, और ना सिर्फ आप अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स को बेहतर बनाते हैं बल्कि एक फैमिली का जो है वो ओवरऑल जो उनमें बेहतरी आती है तो उसकी बेस बनते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है वो यहाँ पे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा ये कि हमने तो मिस्टेक्स के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो अप्लाई करने के हवाले से अपनी डिग्री को बेहतर बनाने और उधर जाके जो पॉसिबिलिटीज़ को और अच्छा निखार के आगे लेके आने के हवाले से कि जो करने वाले काम हैं उनमें से कौन सी चीज़ें होंगी जो आप अगर बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? अपनी लैंग्वेज बेहतर करें। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं। अच्छा वैसे सर इसमें मैं एक माजर के साथ रोकना चाहूँगा कि क्या आइल्स बहुत ज़रूरी है यूके के लिए एक स्टडी वीज़ा पे जाने के लिए? नहीं, कोई और ऑप्शन होगी? लेकिन यूके में जी 143 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो या उसको 140 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, नियरली
50% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको आइल्स नहीं चाहिए। सर्टन कोर्सेज के लिए, मास्टर्स ख़ास करके वो जो स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं उनको आइल्स नहीं चाहिए। तो उसमें स्टूडेंट जा तो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से वो रिकमेंडेड नहीं है। तो वो तो सर फिर हमारी ऑडियंस क्यों इतनी पागल हुई है आइल्स के पीछे? हर कोई दौड़ है, हर कोई तैयारियों में, सेंटर खुले हुए हैं, दिन रात तैयारियां हो रही हैं, स्पीकिंग पे गौर किया जा रहा है और पता नहीं बैंड्स के पीछे जो है ना लोग लगे हुए हैं। क्या वजह है फिर इसकी? पता नहीं है उनको कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बग़ैर आइल्स के एडमिशन देती हैं। इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो आइल्स भला ना करें। अगर उनको बग़ैर आइल्स के जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है वो बेशक जाएं उसमें, लेकिन अपनी लैंग्वेज ज़रूर बेहतर करके जाएं, क्योंकि उनको वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन के जब मसाइल आते हैं तो फिर वहाँ पे जाके तंगी भी आती है कि जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, और उसका भी ताल्लुक जो है वो जगह जगह पे कम्युनिकेशन से आ रहा होता है। तो लैंग्वेज उस हवाले से तो डेफिनेटली जो है वो सीख के जाएं। आइल्स तो उसके बगैर भी एडमिशन तो मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और इतने मुफीद मशवरे जो थे हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किए। इसके अलावा मैं ये भी, जिस तरह सर ने कहा है कि आइल्स ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा अपनी सीवी को जो एक पहले से प्रिपरेशन, हमारी ऑडियंस को ये आदत डालनी पड़ेगी कि एक काम के लिए पहले से तैयारी करके रखें। जो आपको सीवी के हवाले से एक गाइडेंस दी गई है कि उसके लिए पहले ही अप्लाई करना शुरू कर दें। कुछ कोर्सेज सर की तरफ से रिकमेंडेड हैं, कुछ स्किल सेट अपनी तरफ से रिकमेंडेड सर ने किए हैं, उन पे आपको गौर करना चाहिए और इस हवाले से तैयार रहना चाहिए कि किस तरह आप आगे इस डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।